मधु की शादी आलोक से हुई थी। मधु बहुत ही समझदार लड़की थी और अपने घर वालों की इकलौती बेटी थी। लेकिन जैसे ही वो शादी करके अपने ससुराल में आई तो सब कुछ बदल गया। शादी को 2 ही दिन हुए थे और वो बड़ा सा घूंघट करके खड़ी हुई होती है। तभी श्वेता ने कहा, बड़ी बहू, तुझे ही इस घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभालनी है। हमें किसी भी चीज में निराशा का सामना ना करना पड़े। जी माँ जी, मैं सब बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, आपको कोई परेशानी। और हाँ, कल आलोक के कुछ दोस्त तुझे देखने और आलोक को शादी की बधाई देने आ रहे हैं, जो शादी में नहीं आ पाए थे। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी और उन लोगों के सामने बहुत अच्छे से पेश आऊंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे उन लोगों के सामने आने की जरूरत नहीं है। हमारी बहू भाई कोई प्रदर्शन की चीज थोड़ी ना है जिसे जब मर्जी आकर देख लो। पर माँ, वो लोग मधु को ही तो देखने के लिए आ रहे हैं। जो बोल दिया वो बोल दिया, अब कोई भी बहस नहीं चाहिए मुझे। अब ऐसा ही होता है, आलोक के दोस्त मधु को देखने आते हैं। मधु रसोई से सारा खाना वाना बनाकर तैयार करती है और उसके बाद घूंघट में उन लोगों के सामने चाय नाश्ता लेकर आती है, पर बिना उन्हें अपना चेहरा दिखाए चली जाती है। उनके दोस्त भी कुछ नहीं बोल पाए। रात के समय सबको खाना परोसने के बाद मधु भी खाना खाने बैठती है। तभी मोहन ने कहा, ये क्या कर रही हो मधु बहू, तुम घर की बड़ी बहू हो। अगर तुम ये सब करोगे तो घर के बाकी बेटों और उनकी बहुओं पर क्या असर पड़ेगा। मुझसे कोई गलती हो गई क्या पिताजी? मैंने क्या कर दिया? अभी घर के बड़े बैठकर खाना खा रहे हैं और तुम खाना खाने के लिए कैसे बैठ सकते हो? तुम मर्दों के सामने अपना घूंघट ऊपर करोगे? आलोक, तूने कुछ सिखाया नहीं क्या अपनी बहू को? मधु डर जाती है और चुपचाप खाने के टेबल से उठ जाती है। सब लोगों के खाना खाने के बाद जब वो वहां से बर्तन उठा रही होती है, तभी श्वेता ने कहा, पहले के जमाने में तो पत्नी को पति की झूठी थाली में ही खाना दिया जाता था। हम लोग तो फिर भी बहुत मॉडर्न हो गए। इसलिए मधु बहू, हमें किसी भी चीज में कोई शिकायत का मौका मत देना। जी माँ जी, जैसा आपने बोला है वैसा ही होगा। मधु वैसे ही खामोशी से सारे काम करने लगती है। रात के समय जब वो कमरे में जाती है तो उसे इतना काम करने की आदत नहीं थी। उसके पैरों पर सूजन आई हुई थी। जैसे ही वो सोने लगती है तो आलोक उसके पैर दबाने लगता है। मधु उसे हटाते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं और मेरे पैर दबा रहे हैं। तो तुम भी तो मेरे लिए बहुत कुछ सह रही हो ना। आज के जमाने में इतनी पुरानी सोच कौन रखता है, लेकिन तुमने फिर भी सब कुछ अपना लिया। तुम बहुत अच्छी हो मधु। आप भी बहुत अच्छे हैं। मैं जानती हूँ आप अपने मम्मी पापा की इज्जत करते हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। अब ऐसे ही मधु धीरे धीरे अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच वाले ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करने लगती है। धीरे धीरे उसके दोनों देवर राहुल और राजीव भी बड़े हो गए थे और शादी के लायक थे। एक दिन खाने के टेबल पर, तुझे कितनी बार बताया है बहू कि मंगलवार और शनिवार को खाने में लहसुन प्याज नहीं होने चाहिए। तुझे एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती क्या? श्वेता ने ये बोला और खाने की थाली को जमीन पर दे मारा। मधु की आंखों में आंसू आ गया और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी क्या गलती है? मैं तो भूल गई थी कि आज कौन सा दिन है और माँ जी ने इतना गुस्सा कर दिया, ये भी सबके सामने। आलोक को बहुत बुरा लगा। वो कमरे में आया, उसने मधु का हाथ थाम लिया और बोला, मधु बस बहुत हो गया। तुमने इस घर के लिए बहुत एडजस्ट कर लिया है। अब हमारे 2 बच्चे हो गए और इतने सालों में भी मम्मी पापा के बर्ताव में थोड़ा भी बदलाव नहीं है। तुम बोलो हम अलग हो जाते हैं। नहीं आलोक जी, हम अलग नहीं हो सकते। अगर हम अलग हो गए तो आगे आने वाली दोनों बहुओं पर क्या असर पड़ेगा? उन्हें भी 100 साल पुरानी इस रूढ़िवादी सोच के पिंजरे से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करे मधु, तुम ही बताओ। मैंने सोच लिया है, अब से मैं इस पुरानी सोच के पिंजरे को तोड़ कर रहूंगी और अपने सास ससुर के पुराने ख्यालातों को पूरी तरह से बदलवा दूंगी। एक दिन जब पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था और मधु घूंघट में सबको खाना परोस रही थी, तभी घर में पंडित जी आते हैं और कहते हैं, माफ करना श्वेता बहन जी, लगता है गलत समय पर आ गया, लेकिन सूचना ही ऐसी थी कि सब्र ना हो सका। अरे नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं। आइए आइए, बताइए क्या हुआ। आपके दोनों बेटों राजीव और राहुल के लिए अच्छे घर की संस्कारी लड़कियों का रिश्ता लेकर आया हूँ। तभी राहुल बीच में बोल पड़ा, पर माँ, मैं तो अपने कॉलेज में किसी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है तो अपना सामान उठा और अभी के अभी निकल जाए इस घर से। तुम लोगों की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहती हूँ। बस बात खत्म। राहुल खामोश हो गया। ये सब कुछ देखकर मधु को भी बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। पंडित जी ने 2 लड़कियों की फोटो दिखाई। श्वेता ने उन लोगों के बारे में अच्छे से पूछताछ की और शादी के लिए हाँ कर दिया। और इस तरह घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई और कुछ महीनों के बाद शेफाली और मयूरी घर में बहू बनकर आ जाती है।
उन दोनों की पहली रसोई की रस्म थी और मधु सुबह सुबह सारा खाना खुद ही बनाने लगती है। जैसे ही शेफाली और मयूरी रसोई में आती है तो कहती है, ये क्या भाभी, आपने खुद ही सारा सुबह का खाना बनाकर तैयार कर दिया। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म थी। हाँ दीदी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? हम तो रसोई में आ ही रहे थे, आपने सब कुछ क्यों कर लिया? क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ तुम्हें कोई नहीं समझ पाएगा। इन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं होगा कि सारा दिन शादी के मंडप पर बैठने के बाद, सुबह दोपहर दुल्हन की तरह तैयार होने के बाद और रात को अपने पति के साथ पहली रात गुजारने के बाद किसी भी बहू के अंदर इतनी ताकत कहाँ होती है कि वो सुबह सुबह अपने नए ससुराल वालों के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए। मैंने सोचा तुम लोग थक गई होंगी, इसलिए मैंने सब कुछ बना दिया है, वो भी इस ससुराल के टेस्ट के हिसाब से। तुम सब लोगों के आगे यही कहना कि ये तुमने बनाया है। दोनों ही देवरानियां ये सुनकर खुश हो गई और शेफाली ने कहा, आप सच में बहुत अच्छी है दीदी, हम तो बहुत खुश हैं। एक तरफ तो मुझे दीदी बोल रही हो और ऊपर से मेरी तारीफ भी कर रही हो, ये तो गलत है ना। चलो अब जल्दी से नाश्ता लगा लो, माँ जी को समय से खाना चाहिए होता है। और सब लोगों के साथ खाना मत खाना, पहले सब लोग खा लेंगे, उसके बाद में हम तीनों बैठकर साथ में खाएंगे। मधु की बात दोनों को बुरी लगती है, लेकिन वो इस बात के लिए मान जाती है। थोड़ी देर में दोनों बहुओं ने खाना परोस दिया। दोनों के सर का घूंघट थोड़ा सा ऊंचा था। सभी लोग खाना खाने बैठ गए और श्वेता ने मधु की तरफ देखकर हल्की सी खांसी की। समझ गई माँ जी, 2 मिनट दीजिए। अब मधु ने दोनों बहुओं का घूंघट थोड़ा सा नीचे कर दिया। ये सब कुछ शेफाली और मयूरी समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने देखा कि मधु 24 घंटे श्वेता के आगे पीछे घुमा करती है और उसका सारा काम किया करती है। वहीं मधु शेफाली और मयूरी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। एक दिन जब तीनों बहुएं रसोई में खाना बना रही थी तब मयूरी ने पूछा, दीदी आप सारा दिन माँ जी के लिए कितना काम करती हो, लेकिन फिर भी वो आपसे कभी ढंग से बात नहीं करती, और आप माँ जी की एक खांसी का मतलब भी बड़े आराम से समझ जाती हो। मुझे इस घर में आए हुए कम से कम 10-12 साल हो गए, इसलिए धीरे धीरे तुम भी सब समझने लग जाओगी। हाँ दीदी, ये बात तो है। अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि माँ जी कब गुस्सा हो जाती है, किस बात पर क्या कहती है। और ससुर जी तो हमसे बात भी नहीं करते। मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग पापा कहा और उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। मधु ये बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, क्योंकि पापा जी किसी से बात नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि बहू से बात करना भी पाप होता है। ये सुनकर तीनों बहुएं हंस पड़ी। तभी रसोई में श्वेता आई और गुस्से में बोलने लगी, तुम लोग रसोई में खाना बनाने के लिए आई हो या फिर हंसी मजाक करने के लिए? तभी तो खाना बनाने में इतनी देरी लगती है। मधु बहू, आज इन दोनों को खाना बनाने दो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है। श्वेता मधु को लेकर चली गई। मयूरी और शेफाली परेशान हो गई, क्योंकि जैसा खाना मधु बनाती थी उनके परिवार के हिसाब से वैसा इन दोनों को तो आता नहीं था। आज तो बहुत बुरे फंस गए शेफाली, अब क्या करेंगे? कोशिश करते हैं, जो भी बनेगा घर वालों को परोस देंगे। मयूरी और शेफाली ये बोलकर अब खाना बनाने लगती है, लेकिन जैसा कि उन्हें भी पता था कि क्या होना है, थोड़ी देर में जैसे ही उन्होंने खाना बनाकर परोसा तब पहली बार उनके ससुर ने उनके सामने बात की। ये कैसा खाना बनाया तुम दोनों बहुओं ने मिलकर? क्या इससे पहले कभी मायके में खाना नहीं बनाती थी तुम? वही तो, मुझे भी ऐसा लगता था कि इन दोनों को खाना बनाना नहीं आता और मधु इनकी मदद कर रही है, इसीलिए आज मैं मधु को पूजा के बहाने ले गई थी और देखिए कैसा खाना बना दिया इन दोनों ने। मयूरी और शेफाली ये सुनकर डर जाती है। मयूरी डरते हुए जवाब देती है, सासू माँ, हमने कम से कम कोशिश तो की थी और हमें इस घर के स्वाद के बारे में अभी पता नहीं है। देख रहे हो राजीव, कैसे जुबान लड़ाती है तेरी पत्नी। मयूरी को लगा था शायद राजीव उसका साथ देगा, लेकिन राजीव ने मयूरी की तरफ देखा और बोला, बात को क्यों बढ़ा रही हो मयूरी? अगली बार से खाना बनाते हुए बातें मत करना और खाने पर अच्छे से ध्यान देना, तुम भी भाभी की तरह अच्छा खाना बनाने लग जाओगी। मयूरी और शेफाली अपने परिवार वालों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं मधु भी उनका दर्द समझ रही थी। जैसे ही सारे लोग खाना खाकर उठ जाते हैं तो झूठे बर्तन रसोई में रखते हुए मयूरी ने शेफाली से कहा, ये सब कुछ क्या है? इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? पता नहीं दीदी ने इतना सब कुछ इतने समय से कैसे झेला था। दीदी कुछ तो बताओ, आपने इतना एडजस्ट क्यों किया? मैं जानती हूँ कि मेरे ससुराल वालों की सोच बहुत ज्यादा पुरानी है और मैं खुद इसे बदलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आज मैंने देखा और मुझे बुरा भी लगा जब राजीव ने तुम लोगों को सपोर्ट नहीं किया, ना ही राहुल ने कुछ कहा। मेरे पति ने मुझे कई बार बोला कि हम अलग हो जाते हैं, वो समझते हैं जब मैं परेशान होती हूँ, लेकिन फिर मैंने ही बोला कि ससुराल वालों से अलग होने से अच्छा है कि हम ससुराल की पुरानी सोच को उनसे अलग कर दें। पर इन लोगों की पुरानी सोच को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हमें नहीं लगता हम ये कर पाएंगे।
मैं जानती थी आज नहीं तो कल माँ जी का और पिताजी का गुस्सा तुम लोगों पर भी निकलेगा, और मैं बस उसी दिन का इंतजार कर रही थी। अगर हम लोग कोशिश करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। दीदी, अगर आप ये सब कुछ बदलने के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। हम लोग मिलकर इस पुरानी सोच के पिंजरे को तोड़ कर रहेंगे। तीनों ही बहुएं मिलकर प्लान बनाती है कि उस दिन के बाद पीरियड्स के समय कोई खाना नहीं बनाएगा। तीनों ही बहुओं ने एक बार खाना नहीं बनाया। श्वेता गुस्से में तीनों को अपने पास बुलाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है बहुओं? घर के सारे मर्द खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम लोगों ने अब तक खाना क्यों नहीं बनाया? दीदी ने बताया था कि पीरियड्स के समय रसोई में नहीं जाते, और हम तीनों ही बहुओं के पीरियड्स हो रहे थे, तो हम अपने अपने कमरे में ही थे, इसलिए हमने खाना नहीं बनाया। हे राम, इसका मतलब तीनों के तीनों बहुओं के एक साथ पीरियड्स हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, अब मुझे जल्दी जल्दी कुछ बनाना पड़ेगा। अब श्वेता खुद रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। वो तो अपनी बहुओं से भी ज्यादा बेकार खाना बनाती है। जैसे ही मोहन बुराई करने लगता है, श्वेता उसे आंखों से बता देती है कि ये खाना उससे बनाया है। इतना भी बेकार खाना नहीं है, ठीक ठाक खाना बनाया, चलो खा लेते हैं। अब ऐसे ही श्वेता को लगभग 4 से 5 दिन खुद ही खाना बनाना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगले कुछ दिनों के बाद जैसे ही तीनों बहुओं के पीरियड्स का ड्रामा वाला बहाना खत्म होता है, तो तीनों ही खाना लेकर आ रही होती है और जानबूझकर घूंघट की वजह से गिर जाती है और सारा खाना गिरा देती है। ये सब क्या हो रहा है बहुओं? तुम लोगों ने खाना गिरा दिया, देखकर नहीं चल सकती क्या? कहाँ से देखकर चलेंगे पापा जी, इतना बड़ा घूंघट रखा हुआ है, सामने तो सिर्फ अंधेरा नजर आता है, अंदाज से तो खाना परोसते हैं हम सबको। माधु बहू, तुझे तो इतने सालों में तजुर्बा हो जाना चाहिए, तेरे हाथों से रोटी की थाली कैसे गिरी? सासू माँ, मेरी शादी 26 की उम्र में हुई थी, 12 साल हो गए मेरी शादी को। अब मेरी भी तो नजरें कमजोर हो गई है ना, बच्चों को भी पढ़ाना होता है, सिलाई कढ़ाई का भी काम होता है, घर का काम भी होता है। अच्छा ठीक है, तुम तीनों की साड़ियां भी गंदी हो गई है और तुम्हें भी नहाने की जरूरत है, जाओ नहा लो, क्योंकि वैसे भी जब तक तुम नहाकर साड़ी बदल कर खाना बनाने जाओगी तब तक देरी हो जाएगी। मैं ही रसोई से कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। अब श्वेता खुद ही गुस्से में रसोई में जाती है और खाना बनाकर लेकर आती है। लेकिन अब एक दिन रसोई में छुपाकर मधु ने मयूरी और शेफाली से कहा, हमने माँ जी को तो अच्छा खासा सबक सिखा दिया है, जो कि उनकी आंखों में तो साफ नजर भी आता है। अब जरूरी यह है कि हम पापा जी को भी अच्छा सा सबक सिखाएं। मेरे पास एक प्लान है दीदी, जो कि बहुत जबरदस्त काम करेगा। आप सिर्फ सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। एक दिन जब मोहन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उसी समय श्वेता घर पर नहीं थी। मोहन और उसके दोस्त पकोड़े खा रहे थे और जानबूझकर तीनों बहुएं पकोड़े में ज्यादा मिर्ची मिला देती है। मोहन के दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे दोस्त मोहन, जल्दी से पानी मंगाओ अपनी बहू से, कितनी ज्यादा मिर्ची इन पकौड़ों में। अरे कितनी ज्यादा मिर्ची है, मेरी तो जान जा रही है। बउआ जल्दी पानी लेकर आओ, मेरे गले से तो आवाज भी नहीं आ रही। तीनों ही बहुएं घूंघट में पानी लेकर आती है, लेकिन जानबूझकर इधर उधर घूमने लगती है, जैसे उन्हें सोफा नजर ही ना आ रहा हो। थोड़ी देर में जब वे तड़पने लगते हैं तो उन्हें पानी पीने के लिए दे देती है। ये सब कुछ देखकर मोहन की हालत खराब हो जाती है। शुक्र है तुम तीनों को हम नजर तो आए, तुमने हमें पानी तो दिया, वरना ऐसा लग रहा था कि मिर्ची की वजह से मेरी आवाज चली जाएगी। अब ऐसे ही होता है। अगले दिन सुबह सुबह मयूरी गीला सा पोछा पूरे घर में लगा देती है और मोहन जैसी पार्क से वॉक करके आता है तो वो गलती से हॉल में फिसल जाता है। उस समय श्वेता मंदिर गई हुई थी। मोहन दर्द से चिल्लाने लगता है, अरे कोई है, मेरी मदद करो, कोई मुझे उठाओ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मोहन ऐसे ही चिल्ला रहा होता है कि तभी वहां उसकी तीनों बहुएं घूंघट के अंदर आती है और मोहन कहता है, देख रही हो बहू, मुझे उठाओ, बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। हम आपको कैसे उठा सकते पिताजी, आप हमारे ससुर जी हैं, हम आपको छू नहीं सकते। आप तो हमारे लिए ईश्वर का रूप है, ईश्वर को छू नहीं सकते। पिताजी मैं भी आपको छू नहीं सकती, और वैसे भी इस घूंघट के अंदर तो आप हमें नजर भी नहीं आ रहे हैं। अरे ऐसे की तैसे कराने गया ये घूंघट, मुझे अभी क्या अभी उठाओ बहू, और ये घूंघट हटा तो बस बहुत हो गया, अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तीनों ही बहुएं घूंघट हटाती है और उसके बाद मोहन को उठाकर सोफे पर बिठा देती है। शेफाली भी तुरंत डॉक्टर को कॉल करके मोहन का इलाज करवा देती है। जब श्वेता घर आई और उसे सब कुछ पता चला तो श्वेता ने कहा, मुझे माफ कर दो बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने इतने सालों से पुराने रीति रिवाज और अपनी पुरानी सोच का पिंजरा बनाकर इस घर को चलाया, जो कि कितना ज्यादा गलत था। अगर आज तुम तीनों मेरी मदद ना करती तो न जाने क्या हो जाता। आज से इस घर में रिवाज तो रहेंगे, लेकिन इतने अजीब नहीं जिससे तुम लोगों को परेशानी हो। मधु बहू हमें माफ कर दे,
इतने साल तूने हमारे साथ इसी पुराने रिवाज की वजह से एडजस्ट किया, लेकिन तू बहुत अच्छी है। आज के बाद इस घर में कोई पुराने रीति रिवाज नहीं होंगे, कोई पिंजरा नहीं होगा। तुम लोग इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटियों की तरह रहोगी। अब पुरानी सोच के रिवाज थोड़े बहुत बदल जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं बदलते। घूंघट तो किया जाता, लेकिन सिर्फ सर पर रखा जाता है, मुंह नहीं ढका जाता। खाना तो बनाया जाता, लेकिन सब लोगों की इच्छा से बनाया जाता। अब राहुल और राजीव भी अपनी पत्नियों का साथ देने लगे थे और अपनी सोच को भी उन्होंने पूरी तरह से बदल लिया था।